where we would have our special guests. Two of them. We have Yogesh Kathunia, who is a para-athlete discus thrower. It's a field event in the F56 category, and he has recently won the Khelo India Para Games, the first edition, a gold medal there. And we are also joined by his coach, the esteemed Arjun Singh. But before we go into that interview, let's have a look at a quick teaser. योगेश जी, अर्जुन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डीडी मॉर्निंग शो पे। थैंक यू सो मच, आपने हमें इनवाइट किया। योगेश जी, वी हैव सीन योर जर्नी, पैरालंपिक्स मेडल, एशियन मेडल एंड अभी खेलो इंडिया मेडल भी। इतनी ब्यूटीफुल आपकी जर्नी रही है और आप रिसेंटली अर्जुना अवार्ड से भी सम्मानित किए गए हैं। तो ये डिस्कस थ्रो की जर्नी की शुरुआत किस तरह से हुई? डिस्कस थ्रो की जर्नी में 2017 में जब स्टडी कर रहा था बीकॉम किरोड़ीमल कॉलेज से, तो मेरे सीनियर हुआ करते थे सचिन यादव, वो जनरल सेक्रेटरी थे और उस टाइम में मैं जॉइंट सेक्रेटरी था कॉलेज का, स्टूडेंट यूनियन का। तो उन्होंने मुझे पैरा स्पोर्ट्स के बारे में बताया था कि ऐसे ऐसे पैरा स्पोर्ट्स होते हैं, तू भी ट्राई कर। तो उस टाइम में थोड़ा मैं इंटरेस्ट हमेशा पढ़ाई में ही रहता था, क्योंकि डिसेबिलिटी को इंडिया में ऐसा देखा नहीं जाता था कि इस हिसाब से कि वो स्पोर्ट्स करे, और ना मुझे भी इतना मालूम नहीं था। फिर वो मेरे को ज़बरदस्ती लेके गए और मेरे को मतलब थोड़ा इंटरेस्ट हुआ और मैंने वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2017 से। जी, तो अर्जुन सिंह जी, आप इनके कोच हैं, आप खुद डिस्कस थ्रोअर रह चुके हैं, यू वन मेडल्स आल्सो, नॉट जस्ट डोमेस्टिकली बट अब्रॉड एज वेल। एक पैरा एथलीट के क्या चैलेंजेस हैं? ये तो सिटिंग पोजीशन में डिस्कस थ्रो करते हैं। सर, एक तो एबल और डिसेबल में ये फ़र्क होता है थोड़ा पैरा में। जैसे पैरा में क्या बहुत चीज़ें अलग हो जाती है, डिफरेंट हो जाती हैं, और इनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। पैरा का क्या, अब नॉर्मल का है कि पूरी बॉडी यूज करते हैं, पूरी बॉडी काम करती है, लेकिन पैरा में क्या सिर्फ हाफ बॉडी काम करती है। तो इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इनको हर एक मसल की एक्सरसाइज करनी पड़ती है। मतलब कोर स्ट्रेंथ चाहिए होता है सबसे ज़्यादा कोर स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है थ्रोवर के लिए। बिल्कुल। तो योगेश जी, अगर आपसे जाने इस गेम के डायनामिक्स के बारे में, कि जैसा कि उन्होंने बताया कि फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, कोर स्ट्रेंथ चाहिए, किस तरह ये स्पोर्ट प्ले किया जाता है और क्या क्या इसकी डायनामिक्स रहती हैं? डायनेमिक्स तो ये रहती है कि मैं सीटेड पोजीशन का बताता हूँ। जितना ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन होगा हमारा और जितना ज़्यादा स्पीड होएगी, और जो मसल्स होती है, हम इंडिया में क्या करते हैं, काफ़ी लोग बड़ी मसल्स को ट्रेन कर लेते हैं। इंडिया में अभी सीटेड के थ्रोज के बारे में इतना नहीं पता, तो जितनी छोटी मसल भी साथ में फिर ट्रेन करनी पड़ती है ताकि इंजर्ड ना हो। तो जितना ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन होगा हमारा, और बेसिकली ये हेड विंड में खेला जाता है, क्योंकि टेल विंड होगा तो वो थोड़ा ऊपर हो जाती है डिस्कस और मीटर कम हो जाता है। तो ये बेसिकली खेला जाता है, ये एक सिंगल इवेंट है जो हेड विंड में खेला जाता है। और इसकी डिस्कस भी काफ़ी तरीके की होती है, जैसे हेड विंड के लिए अलग डिस्कस होती है, टेल विंड के लिए अलग होती है। टेल विंड में हमें ज़्यादा ऊपर मारना पड़ता है और हेड विंड में हमें पैरेलल चलाना पड़ता है थ्रोस के लिए। तो यहाँ पे वजन ऑल्सो मैटर्स। हाँ। डिस्कस थ्रो जो 1 kg का है, 1.5 kg का है, उससे भी काफी फर्क पड़ता है। काफ़ी फ़र्क पड़ता है उससे। 1 kg में आपको स्पीड और क्विकनेस ज़्यादा चाहिए होती है। जी, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? आप टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में भी यू वन अ सिल्वर मेडल, उसके बाद एशियन पैरा गेम्स में भी यू वन अ सिल्वर मेडल। तो क्या एक्सपीरियंसेस रहा है इन मेजर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस में? मेजर इंटरनेशनल कंपटीशन में सबसे अच्छा तो मेरा टोक्यो ही रहेगा, क्योंकि एक खिलाड़ी का सपना होता है कि वो ओलंपिक्स में आए और अपना मेडल जीते। वो फाइनल डेस्टिनेशन ही होती है एक खिलाड़ी की। तो वहाँ से मेरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई थी, और इंडिया में भी हमने देखा था कि ग्रो हो रहा था उस टाइम पे, और उस टाइम पे काफ़ी फिर लोगों ने सपोर्ट भी करा और चेंजेस आए। और मैं 2018 में 4th था एशियन गेम्स में। तो मेरे पास वर्ल्ड चैम्पियनशिप के 2 मेडल थे और पैरालंपिक्स का 1 मेडल था। तो मेरे मन में था कि मेरे को इस बार कैसे ना कैसे एशियन गेम्स में भी लेके आना, तो मेरा सिल्वर मेडल था। इस साल मतलब मेरा सीज़न थोड़ा अच्छा सा नहीं गया था, क्योंकि मेरे को इंजरी हो गई थी, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। उस वजह से काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स देखे मैंने इस साल में। लेकिन नेक्स्ट ईयर अभी मैंने क्वालिफाई कर चुका हूँ पेरिस पैरालंपिक्स के लिए। इस ईयर?
हाँ सॉरी, इस ईयर मैं फिर से भूल Right. जाता क्योंकि 3 दिन हो गए हैं जी, तो जी। हमेशा से ये हो जाता है। तो इस ईयर है तो अपना 100% दूंगा मैं ट्रेनिंग में। तो अर्जुन जी ना, ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, यू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हेयर। किस तरह की ट्रेनिंग होती है? अगर पैरा एथलीट्स की बात करें, डिस्कस थ्रो की बात करें, क्या स्केड्यूल रहता है ट्रेनिंग का? सबसे पहले तो मैम इनको समझना पड़ता है कि इनको क्या होता है। जब एक नॉर्मल में और पैरा में फ़र्क ये है कि उनको पहले समझना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़े हाइपर होते हैं। सबसे पहले तो ये हाइपर बहुत जल्दी हो जाते हैं। फिर ट्रेनिंग का है, टाइम देखना पड़ता है। अब तो बहुत कोल्ड हो रहा है, तो ये क्या सिटिंग में है तो बॉडी ठंडी बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे रनिंग कर लेते हैं वैसे कर लेते हैं, ये तो Warm up. सिर्फ वार्म अप कर लेते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ सिटिंग में रहते हैं, बॉडी जल्दी ठंडी हो जाती है। तो जो इनका जो इम्प्लीमेंट है, मतलब थ्रो हैं, तो वो जल्दी करानी पड़ती हैं और कम से कम 50-60 थ्रो होती हैं। तो बॉडी जो देखना पड़ता है, क्योंकि मसल ठंडा नहीं हो गया और खिंच जाए, प्रॉब्लम हो जाए, ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा मैटर करता है। जी, अगर कभी इंजरीज वगैरह भी जैसे हो जाए तो उसको कैसे डील तो करें? इंजरी होने के बाद इनको ज़्यादा रिलैक्सेशन चाहिए। जैसे नॉर्मल के लिए तो थोड़ा आदमी देख लेता है, पर इनको थोड़ा ये ज़्यादा, जैसे इंजरी होगी ना, ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं कि इंजरी होगी तो डिस्टर्ब ज़्यादा हो जाते हैं, जी जी जी। तो उसको देखना पड़ता है। फिर इनको ये जो सोचते हैं उसको करना पड़ता है, भाई ये मुझको वहाँ जाना है तो मैं ठीक है, वहाँ पे थोड़ा अच्छा लगेगा। जैसे हमारे फिजियो कोई नोएडा है, कोई दिल्ली में है, जहाँ पे अच्छा कोई बोलता है कि यहाँ पे अच्छा है तो वहाँ पे जाना पड़ता है। जी तो भाई बिल्कुल। कोई बात नहीं, चलो जाओ। तो थोड़ा Physical- ज़्यादा वो देना पड़ता है इनको। जी जी, फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ मेंटल ट्रेनिंग भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो ज़रूरी जाती है, है। बहुत ज़रूरी है, इनके लिए बहुत ज़रूरी है और Right. मेरे लिए उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की तो बात हो ही रही है। योगेश काथुनिया आपके कोच भी यहाँ पर बैठे हैं, उनका कहना है कि आप ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक्स, जो अपने इंजरी को लेकर ज़्यादा अवेयर होते हैं, उसको ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। किसी भी एथलीट मैट्रिक्स को देखता है, जैसे मैंने डिस्टेंस कितना थ्रो किया है, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर रखा है विद 48 मीटर्स, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज 48.34। उसको आप कैसे बेटर करते हैं विद योर कोच? उसको बेटर करने के लिए सबसे पहले वही है, इंजरी से बचना है। प्रॉपर डाइट होता है, प्रॉपर फिजियोथेरेपी, न्यूट्रिशन वगैरह सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जैसे ऑफ सीज़न है तो ऑफ सीज़न में ज़्यादा वर्कलोड होता है, फिर मिड सीज़न आता है, फिर स्पीड सीज़न आता है, तो ऐसे करके पूरा चलता है। तो जो कंपटीशन फेज़ होता है उसमें अच्छी प्रॉपर हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। जैसे शुगर कम खाना पड़ता है, तो काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है। और जिस दिन थ्रो करने उतरते हैं उस टाइम पे बस यही रहता है कि मैं अपना पूरा बेस्ट करूँगा, 100% देना होता है। तो 100% जितना ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे और उतना ज़्यादा ही डिस्टेंस आता है फिर। जी जी, और अगर पैरा गेम्स की बात करें, जैसे अभी खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी हुई, तो किस तरह की डेवलपमेंट देखी जा रही है अब आज के दौर में पैरा गेम्स में? ये मतलब काफ़ी ज़्यादा यूथ को मोटिवेट कर रहा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स, क्योंकि फर्स्ट एडिशन था और खेलो इंडिया की काफ़ी सारी स्कीम्स है। जैसे 5 लाख रुपए साल के मिलते हैं उसमें एथलीट्स को ट्रेनिंग करने के लिए, उससे फॉरेन एक्सपोजर मिलेगा जो यूथ है। मैं ऑलरेडी टॉप्स में हूँ तो मुझे उसका बेनिफिट कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं उनको उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, तो उससे आगे जाके और ज़्यादा ग्रो करेंगे। उन्हें अच्छा डाइट मिल रहा है। अब इंडिया में NCOE भी बन चुके हैं काफ़ी सारे पैरा के, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है इंडिया में। जी अर्जुन सिंह जी, आप इनके कोच हैं, आपने ये भी कहा कि इनके स्पेशल नीड्स हैं, इनको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, फिजिकल नीड्स हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स भी हैं। तो आप एक इवेंट से पहले इनको कैसे तैयार करते हैं? मतलब क्या रन अप रहता है? अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स आने वाले हैं, उसके बाद पेरिस ओलंपिक्स के पैरा ओलंपिक गेम्स भी शुरू होने वाले हैं, तो क्या प्रेपरेशन है स्टार्टिंग नाउ? अभी तो हमने सर रिकवरी टाइम छोड़ रखा है, क्योंकि अभी कंपटीशन है 9 तारीख को, तो अभी लाइट चल रहा है। जैसे इसी खत्म होगा फिर हम लोड चढ़ाएंगे थोड़ा। ये जो गोवा में जो नेशनल गेम्स होंगे, हाँ, अभी थोड़ा लाइट कर रखा है, क्योंकि पहला कंपटीशन है, ईयर का भी पहला कंपटीशन है, थोड़ा जी। बेटर होना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा लाइट है। इसके बाद हम ऑफ सीजन लगाएंगे। कंपटीशन से पहले प्रिपेयर करना पड़ता है कि भाई मसल बिल्कुल लोड लेने के लिए तैयार हैं, स्पीड लेने के लिए तैयार हैं, तो हर चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। फिर ये भी देखना पड़ता है कि भाई ये प्रॉपर रेडी है या नहीं है, या थोड़ा सा भी है कि भाई पेन है थोड़ा सा, तो देखना पड़ता है कंपटीशन खेलें या ना खेलें। जी जी लास्ट तक मूवमेंट तक ये रहता है खेलें या ना खेलें। जी जी जब बिल्कुल लगे कि हाँ हो जाएगा, तब कंपटीशन यूज जी। पड़ता है। तो योगेश जी, आपने बहुत कम टाइम फ्रेम में अगर बात करें तो आपने बड़े बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेले हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आपने हासिल कर लिया है, तो कुछ प्रेशर भी रहता है जब आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलने जाते हैं?
प्रेशर स्टार्टिंग में लगता था लेकिन अब नहीं लगता था। पहले मतलब फील्ड पे जाते थे तो बटरफ्लाइज होती थी स्टमक के अंदर, ऐसे होता था, फीलिंग बहुत ज़्यादा वो लगती थी और डर के थ्रो भी इधर उधर हो जाती थी। लेकिन अब थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहता हूँ। मेरी जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट थी नानकी चड्डा मैम, उनके साथ मैंने काफ़ी मतलब ओलंपिक से पहले काफ़ी सेशंस लिए, तो उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें समझाई है जिसकी वजह से मैं प्रेशर लेना अब छोड़ दिया ज़्यादा। योगा भी हेल्प करता है? योगा मैं करता हूँ लेकिन ज़्यादा नहीं करता। हमारी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी और वो अलग चीज़ है। योगा हेल्प करता है, मैंने अभी इतना ट्राई नहीं करा, लेकिन मेडिटेशन हो गया और बाकी काफ़ी चीज़ें हैं। अगर सेशंस वगैरह ले लेता हूँ मैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती फिर उसमें। तो आप अपने हेल्थ को ट्रैक करते हो, ट्रेनिंग करते हो अपने कोच के साथ, जैसे हमें भी वाचिंग इट ऑन द वीडियो एज वेल। कोई पर्सनल लाइफ है? पर्सनल लाइफ ठीक है, एकदम बढ़िया चल रहा यू है। 26 इयर्स ओल्ड या यंग, तो क्या उसको आप परस्यू करते हो या सिर्फ ट्रेनिंग में लगे रहते हो? नहीं, मैं पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा करता हूँ मैटर। मेरे फ्रेंड्स हैं बचपन के, मैं पहले पंचकुला ट्रेनिंग कर रहा था, मेरा मन नहीं लगा वहाँ पर। मैं वापस इधर आया दिल्ली में, मैंने अपना रिहैब करा 30 डेज़ का नेक का, मैं बिल्कुल ठीक हो गया वहाँ मुझे 1 साल से इंजरी थी। यहाँ आती हुई मैं 30 डेज़ में पूरा रिहैब करा। मैं सैटरडे संडे हमेशा अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता हूँ। मैं मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेनिंग क्योंकि उससे ज़्यादा मेंटल प्रेशर आ जाता है। मैंने गेम को लाइफ में इंट्रोड्यूस करा है, बनाया है, लेकिन गेम ही लाइफ नहीं है, आगे और भी चीज़ें हैं। आगे उम्र बढ़ेगी, हमको गेम भी छोड़ना पड़ेगा, रिटायर भी होना पड़ेगा, तो सिर्फ गेम ही लाइफ नहीं है। तो मेरी पर्सनल लाइफ भी है, उधर भी मैं पूरा इंजॉय करता हूँ और गेम को भी पूरा प्रेफरेंस देता हूँ। तो दोनों चीज़ों का बैलेंस बना के रखना और चाहिए। मैं पढ़ाई भी रोज़ करता हूँ। जी। तो अर्जुन जी, एक बार फिर से आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे बता रहे हैं कि लाइफ में बैलेंस, और वंस इट इज़ रिटायर, आपका स्पोर्टिंग करियर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ बचती हैं? उसके बाद कोचिंग बचती है मैम, कोचिंग कर सकते हो आप। उसके बाद आप जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो जॉब भी आपकी ज़रूरी है, वो भी देखनी पड़ती है आपको। तो सबसे मेन स्पोर्ट्स जो लाइफ का पार्ट है, लाइफ नहीं है। जी। ऐसे ही कोचिंग भी लाइफ का पार्ट है। आप एक उम्र होती है, अब तो इन्होंने भी, गवर्नमेंट ने भी जैसे 65 कर दिया, 65 लास्ट है। उसके बाद आप नेशनल कैंप में नहीं रह सकते हो, उसके बाद आप वैसे करा सकते हो जैसे अपनी पर्सनल। बाकी सरकारी जो गवर्नमेंट है वो 65 तक एज बना दी उन्होंने कैटेगरी। तो उसके बाद मैम, और जो एम्प्लॉय हैं उनको तो 59 में रिटायर हो जाते हैं, जॉब करनी पड़ती है। या तो स्पोर्ट्स कर लो, या कोचिंग कर लो, या जॉब कर लो, ऑप्शन आपके ऊपर होता है। जी। तो योगेश जी, बिफोर यू वाइंड अप, आप कॉलेज पॉलिटिक्स से आप स्पोर्ट्स में आए हो, तो स्पोर्ट्स के बाद क्या दोबारा वापस पॉलिटिक्स में जाएंगे आप? मेरे को बहुत इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, बहुत ज़्यादा। और मैं बताता हूँ, इसकी कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरा फ्रेंड था पुलकित, वो कंटेस्ट कर रहा था, तो हम लोग उसको फुल सपोर्ट कर रहे थे। 2016 की बात है। हुआ क्या, उसकी अटेंडेंस शॉर्ट आ गई। उसके बदले मैंने कॉम्पिटिट करा तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आने लग गया। तो स्टूडेंट यूनियन में फिर मैं 254 वोट से जीता था उस टाइम पे। हम 8 कैंडिडेट्स थे उस टाइम पे कॉलेज के, तब जीता था। तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं अभी भी रोज़ पढ़ता रहता हूँ। अपना मैं प्रॉपर 1 घंटा इस चीज़ में देता हूँ कि पूरा पढूं और जनरल नॉलेज को भी अपनी स्ट्रॉन्ग करूँ। Great. Well, I think with this we have to wrap this up. Well, thank you so much for joining us here today on the Wednesday's edition, और हमारे viewers को discus throw के बारे में और enlighten करने के लिए।